सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कल वफाकी वज़रा ने अपनी एक कारकर्दगी रिपोर्ट दी। आज भी वफाकी वज़रा बैठे और अपनी अपनी वजारत के हवाले से कारकर्दगी बताई और ये कहा कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, मुल्क की खुशहाली की जानिब गामज़न है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सिंध और वफाक के दरमियान रस्साकुशी वैसे ही जारी है। आज तो धमकी भी दे दी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। वो ये कहते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये धमकी उन्होंने दी 149 आर्टिकल लगाने के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी तो फिर हम घेराव भी करेंगे और टेक ओवर भी करेंगे। सवाल ये उठता है कि सिंध के मामलात में धमकी देने की क्या ज़रूरत है? यहाँ से आपने वोट लिए हैं, यहाँ से आपका गवर्नर है, यहाँ से आपका सदर है, वफाकी वज़रा यहाँ से मुंतखब हुए हैं। ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध से कराची से जीती हैं, तो फिर कराची को अगर आपने ठीक करना है, सिंध के मामलात अगर ठीक करने हैं तो ठीक करें। वफाक मुदाखलत या टेक ओवर या फिर आइन में छेड़छाड़, ये लफ्ज़ या ये धमकी वाले मामलात देने की ज़रूरत क्या है? ये सवाल है मेरा और ये सवाल मैं उठा रही हूँ आज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले कमेटी की बात हुई। खैर कमेटी तो कोऑर्डिनेशन बन गई है, अब देखना ये कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कैसे करेगी और जो उसके मेंबर्स हैं उनमें कितनी होगी और यहाँ के मामलात किस हद तक ठीक हो सकेंगे। मेहमानों से मैं तारुफ करवा देती हूँ आपका। मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर इन चीफ हैं बोल्ड न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब से उस्मान सईद बसरा साहब। उस्मान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लगाई साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं कराची के मामलात को लेकर बहुत दिनों से एक अजीब सी एक कशमकश सी है। पहले एक कमेटी बनने की बात हुई, बैठा गया, मीटिंग भी हुई, फिर वो कमेटी नहीं बनी। कल बयान आता है, आज भी बयान आता है, आज तो धमकी आमेज़ बयान आता है। कमेटी तो बन गई, लेकिन आपको कितनी उम्मीद है कि कराची खासतौर पर सिंध के मसाइल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में बाकी कोऑर्डिनेशन होगी? कोऑर्डिनेशन का हाल तो हम देख रहे हैं। इस तरह का लबुलहजा, इस तरह का अंदाज़, जिनकी वफाक में हुकूमत हो, जो वफाक को देख रहे हों और जिन वफाक ने अपने ज़िम्मे कराची के बहुत से काम ले रखे हैं और जहाँ पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं, वो सारे मामलात। ग्रीन बस का मामला तो एक मामला है, बहुत से कराची का वज़रा आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल से लोड शेडिंग नहीं होगी और उस वक्त से लेकर अब तक लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। ये है सूरत हाल। और जो वफाक के महकमे यहाँ पर अपनी गुलफशानियाँ कर रहे हैं, जो यहाँ पर काम हो रहा है, वो भी सामने है। और साथ जो इनके पार्लिमानी लोगों की गैर पार्लिमानी अंदाज़ होता है, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। जिस लबो लहजे में ये बात कर रहे थे, जिस अंदाज में ये बात कर रहे थे, क्या मतलब ये है कि ये जमहूरियत को चलाना नहीं चाहते हैं और इनका जो है वो दिल भर गया है और ये इनका अब ये कोई और सिस्टम लाने के डर पे हैं या कि चाहते हैं कि अब डिट्रैक हो जाए जमहूरियत इस मुल्क के अंदर से। भाई, आप मुकदमा चला रहे हैं, आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप लोगों के साथ इस तरह के इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप फिर भी लोग कर रहे हैं। अब आप जो है वो डायरेक्ट उनके मैंडेट पर आप अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं। ये कौन सा तरीक़ाकार है कि जनाब हम 149 रास्ते में पड़ा है, आप 149 लेकर आ जाएंगे और जब आपकी मर्ज़ी आएगी आप लेकर आ जाएंगे? ये कहाँ से क्या जनाब हम टेक ओवर कर लेंगे, गवर्नर राज ला देंगे? कोई आप मफतूहा इलाका है, यहाँ के लोग वोट लेकर बैठे हुए हैं, अपनी लोग ही इनका इंसाफ कर सकते हैं। आप कौन से तरीके से, किस वजह से, जिन बुनियादों पर आप हटाना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट को, वो बुनियादें तो पंजाब में ज़्यादा गहरी मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा में उससे ज़्यादा गहरी मौजूद है। और बलूचिस्तान का तो कोई हाल ही नहीं है। बलूचिस्तान तो बहुत ही, आपने वो देखिए बच्चे की जो जिस तरह से लाश पड़ी हुई है, वहाँ से एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, वो उसके माँ उसकी बैन कर रही है, माँ उसकी जो बैन कर रही है। ऐसे हालात में आप जो है वो जो आपकी डिलीवरी का ये आलम है और तो आप फिर चढ़ाई करते हैं उनके ऊपर, जो किसी ना किसी हद तक उनने शहर की सफाई की और बेहतर सफाई। मैं तो ये कहती ही नहीं हूँ कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रही है, नहीं कर रही है ना काम।
बैठे कितनी दफ़ा बैठे हैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला के साथ, गिन के बता दें उंगलियों पर कि कितनी बार वज़ीर आज़म कराची के दौरे पर आए, वो कितनी देर का दौरा था जो अभी लास्ट अगर हम बात करें तो उसमें बैठे, क्या कोई ऐसी बात हुई? अगर आप बात करते हैं कराची की, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से निकलती हैं 22 सीटें। जब भी किसी जमात को इक़्तिदार हासिल करना होता है तो वो कराची का रुख करती है। तो जनाब फिर कराची के मसाइल का हल क्या धमकी से मिलेगा? उस्मान साहब, अगर आप लोगों की वफाक में हुकूमत है, यहाँ पर ठीक है अपोजिशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ऐसी मुसीबत आ जाती है कि जब कोई मामला होता है, चाहे वो लोड शेडिंग का मामला हो, चाहे वो कचरा उठाने का मामला हो, चाहे वो पानी की निकासी का मामला हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कराची की है वो अपोजिशन जमात वो एहतजाज पे बैठ जाती है। भाई किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं आप? वफाक में आपकी हुकूमत है, वफाक से आप बात कर सकते हैं। सिर्फ धमकी लगाने के लिए वफाक की क्या ज़रूरी है? क्या मिल बैठ के सुकून के साथ कराची के और सिंध के मसाइल हल नहीं हो सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, इसके ऊपर बड़ी ही एक सीरियस किस्म की एक डिबेट होनी चाहिए और मेरे ख्याल में टेलीविज़न के फोरम के ऊपर आप जैसे लोग जो हैं इसको इस बात को उठा रहे हैं। देखिए वक्त आ गया है कि अब फैसला किया जाए, फैसला किया जाए कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने जिस तरह मिल के 18वीं तरमीम के नाम पे, सूबों के हकूक़ लेने के नाम पे जिस तरह से मुकामी शहरों के अंदर, सूबों के अंदर जाके हकूक़ सल्ब कर लिए हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए जब आपने सारी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई धरना दे के बैठ जाती है, देखिए क्यों धरना ना दें, क्यों एहतजाज ना करें कि जब आप 18वीं तरमीम के बाद वसाइल के ऊपर तो सूबा काबज़ है, लेकिन जब कराची, क्या कराची सूबा सिंध नहीं है? क्या कराची नहीं, तो अजीब सी बात है ना, वफाकी वज़ीर जिन्होंने यहाँ से वोट लिया है, मैंडेट लिया है, वो अपने हल्के के मसाइल हल नहीं कर सकते बल्कि एहतजाज पे बैठ जाते हैं, तो फिर ये तो बेबसी है ना। फिर आप वोट ना लें, फिर ना मांगे वोट अगर नहीं हल कर सकते मसाइल। सुमैया देखिए, टेलीविजन का शो है, इसको पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग देख रहे हैं। यहाँ से हमें वो बात करनी चाहिए जिसकी आईनी और कानूनी कोई जिसके पीछे जस्टिफिकेशन है। अगर 20,000 वुज़रा वफाकी भी कराची से होंगे तो कराची का मसला, क्योंकि सिंध की हुकूमत के अंडर आता है और 18वीं तरमीम के बाद सिंध की हुकूमत, सूबाई हुकूमत अगर उस मसले को हल न करना चाहे, उसके लिए फंड ना दे, वसाइल मुहैया न करें और फिर उसके में मौजूद कानूनी सिंध हुकूमत कहती है कि 162 अरब रुपए का वादा था, आप लोगों ने पैसे नहीं दिए, वफाक ने पैसे नहीं दिए, तो फिर उनकी बात कौन सुनेगा? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सारे नर्सरी राइम्स हैं जो वफाक ने कट लगाया है उसके ऊपर। जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, वो 12 आके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है। जो दस्तयाब वसाइल हैं, आपको मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कराची को सिंध का हिस्सा नहीं समझा जाता है। कराची लावारिस है, हैदराबाद लावारिस है। क्यों है लावारिस? मैं यही तो, मेरा इंट्रो में यही बात थी। सदर कराची से हैं, गवर्नर कराची से हैं, हमारे वुज़रा वफाकी वुज़रा कराची से हैं, फिर भी कराची लावारिस है, ये कैसी बात है? क्यों है कराची लावारिस? लावारिस इसलिए है सुमैया, लावारिस इसलिए है कि हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं उन्होंने सियासत को बड़ा बेरहम कारोबार बना लिया है। जब वहाँ से कराची से वोट क्योंकि मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सियासी मौज़ा हुआ कि एक जमात ने जाके वहाँ पे इतनी बड़ी कामयाबी समेटी है। अब सिंध के अंदर जो भुट्टो ख़ानदान की बाकियात की हुकूमत है, उसके नाम के ऊपर सफ़ेद मकबरे की आगोश में वो समझते हैं कि जिस तरह कराची के अंदर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, अगर कराची के मसाइल हल कर दिए सिंध हुकूमत ने तो पूरा सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप मुझे बताएं, आपने कहा 149, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, लगारी साहब भी जानते हैं। अगर आप सिंध के अंदर रह के आपकी हुकूमत कराची के 1.5 करोड़ की आबादी को आप बिल्कुल नज़र से हटा देंगे, उनका काम नहीं करेंगे, कचरा नहीं उठाएंगे, कोई तरक्याती काम नहीं करेंगे, एक बारिश सारा। सर मैं बिल्कुल वही बात बार बार कह रही हूँ कि मैं कोई पीपल्स पार्टी की ये सपोर्ट नहीं करी कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़बरदस्त काम करी है। मेरा सवाल स्टिल यही है कि भाई बैठ के मिलजुल के सुकून के साथ का कोई काम नहीं हो सकता? आप लोग की वफाक में हुकूमत है, वापस आऊँगी, दोबारा दोहराऊंगी, आरिफ चौधरी साहब को ले लूँ, माहिर कानून है, ज़रा उनसे मैं भी समझ लूँ कि ये 149 किस तरीके से हो सकता है, ये कानून में गुंजाइश किस तरीके, आर्टिकल 149 जिसकी बार बार बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा 149 हो या 148 या 148 किस तरीके से हो सकता है ये इम्प्लीमेंट, और ये आर्टिकल किस तरीके से लग सकता है, और ये कंट्रोल वफाक के पास कैसे जा सकता है? ज़रा मुझे समझा दीजिएगा आसान अल्फाज में।
पहली बात यह है कि अगर ऐसी हालत पैदा हो जाए कि गवर्नर यानी मतलब सूबे का निज़ाम जो है वो ना चल रहा हो और बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाए, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो वफाक जो है वो उसमें मुदाखलत कर सकता है और वो गवर्नर को तमाम इख्तियारात तफवीज़ कर सकता है जो इख्तियारात पार्लियामेंट के लिए होते हैं। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि इसे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि एक दफा गवर्नर राज का तजुर्बा पीपल्स पार्टी ने किया था पंजाब में, तो वो यानी जब पिटीशन फाइल हुई थी तो वो ऑर्डर फौरी तौर पर उसे सस्पेंड कर दिया गया और वो बाद में वो पिटीशन लगी नहीं और वो हुकूमत जो थी चीफ मिनिस्टर साहब वही शहबाज शरीफ साहब रहे। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा खतरनाक खेल होता है। आप जिस कश्ती में सवार हैं उसमें अगर पड़िए तो वो सुराख जो है वो सिर्फ सिंध हुकूमत को नहीं डुबोएगा, उस सुराख में पानी या उसके जरिए जब आ जाएगा तो वो कश्ती पूरी डूब जाएगी। यानी ये ना आकबत अंदेशी की बात है जो भी मशवरा दे। देखें जहाँ तक सूबे की हालत है, वाकई सूबे की हालत पे बड़ा अफसोस होता है, तरस आता है, लेकिन इसके बावजूद यानी कोई पंजाब की और लाहौर की भी हालत को काबिल रश्क नहीं है कि जिसे आप कहें कि जी बहुत कमाल हो रहा है वहाँ। इस तरह का बहाना बना के सारी सूरत हाल जो भी है इसका जस्टिफिकेशन बना के कोई भी गवर्नर राय नाफिज करने का तजुर्बा जो है इनका हर सूरत में नाकाम होगा और इन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होगा। इस तरह के पहले भी बहुत सारे ऐसे तजुर्बे किए जा चुके हैं जिसमें रेफरेंसेस तक। अच्छा चलिए गवर्नर राज की अगर हम बात ना करें आरिफ साहब, 140 जिसकी बार बार बात की जा रही है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उसके तहत किस तरीके से काम हो सकता है या उससे भी कोई खराबी पैदा हो जाएगी? नहीं देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि उसका तरीक़ेकार ये है कि हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाए, सही है, और इख्तियारात जिस तरह जाने चाहिए लोकल गवर्नमेंट को वो बगैर किसी खौफ के लोकल गवर्नमेंट को पूरे मुल्क में मुंतकिल किए जाए। और यही दुनिया भर में हो रहा है कि जहाँ इख्तियारात जो है वो मरकज से निकल कर स्टेट्स की तरफ, सूबों की तरफ और फिर नीचे जो बल्दियाती सतह होती है वहाँ पहुँचते हैं, तो उससे आप लोगों में के एक अंदर एतमाद पैदा होता है और वो अपने ये छोटे छोटे मामला, गलियां नालियां सही करने वाले, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने वाले, ये खुद उनके मुंतखब नुमाइंदे सही करना शुरू कर देते हैं और वो नुमाइंदे चूंकि उन्हें बराह रास्त जवाबदेह होते हैं तो उन्हें रोज उन्हें फेस करना होता है, तो वो लोग मजबूर होते हैं कि वो काम ऐसा करें। ये राइट पॉइंट है, ये राइट पॉइंट है। वो मजबूर होते हैं कि उनको काम करना ही करना है, वसाइल की सही तकसीम जो है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। लगानी साहब ये है बात, क्योंकि आप भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी, हमने शुरू से देखा और मैंने खुद देखा जब से मैंने होश संभाला कि अगर एक सड़क है तो मुझे नहीं पता कि ये सड़क किसके अंडर आती है, ये इलाका, ये ब्रिज किसके अंडर आता है, कौन काम करेगा। यहाँ हज़ारों लोग हैं, हज़ारों एजेंसीज़ हैं, हज़ारों लोग हैं। या ये कहना चाहिए कि ये एक चीज़ जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, वफाक के अंदर आ रही है, तो कोई कंटोनमेंट के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ ही अगर बैलेंस हो जाए और कोऑर्डिनेशन बैलेंस हो जाए तो आपको लगता है कि मामला वैसे ही सीधे हो जाएंगे? नहीं, मामला सीधे वैसे ही हो सकते हैं। यानी आप टेबल टॉक, सियासत किस लिए होती है? अथॉरिटेरियन तो कोई भी आ सकता है, डंडा उठाए और जाकर किसी के भी सर पर मारे, हटाओ भाई सब हम बैठ गए हैं, आ जाओ, सब सारे लाइन से लग जाओ। वो तो किसी वक्त भी हो सकता है और कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप सियासत करते हैं, अगर आप जमहूरी अमल से गुजर रहे हैं, तो फिर ये धमकियां देने का सिलसिला नहीं होता है। भाई वहाँ बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं और कहते हैं कि इशू ये नहीं होता है कि वज़ीर आज़म एक सूबे में जा रहे हैं और मुल्क के दूसरे बड़े सूबे में जा रहे हैं और मुल्क के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब में जा रहे हैं और जो है वहाँ सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, नहीं आपसे मुलाकात नहीं करनी है मैंने, और पैगाम भिजवा देंगे जी नहीं आपके साथ हमारी मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं हो रहा है। ये क्या बात हुई कि वज़ीर आज़म जो है अपने ही मुल्क के एक सूबे में जाते हुए उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलने से इनकार कर दें और वहाँ उस शहर से किसी और जगह पर चले जाएं, कहें जी अच्छा मैं अपनी हाज़िरी वहाँ जाकर लगवाऊंगा, यहाँ आने की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ इनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वफाक को कौन कमज़ोर कर रहा है फिर। और दूसरी बात यह कि वफाक के हैं क्या चीज़ें, भाई बिजली आपने देनी है, रेलवे का वो आप ठीक करना है, और रेलवे में जिन जिन लोगों की, जिन जिन इदारों की, जिन जिन महकमों की, जिन जिन कई ज़मीनें जो हैं वो इंक्रोचमेंट है वहाँ पर, वो आपने हटानी है। वफाक हटाए ना जाकर
और जाकर पूछे कंटोनमेंट से जनाब आपके पास कितनी जमीन है जो रेलवे की है, और फिर आगे जाए जाकर जो लोग केसीआर के तहत बेचारे बेघर हुए थे लगारी साहब, अभी तक तो उनका भी कुछ नहीं हुआ, अभी उनको मुतबादिल कहाँ दिया जा सका? कहीं भी लोगों को जब बेघर करते हैं आप तो लोगों को नहीं देते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि जनाब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया है कि नहीं। तमाम महकमों की मौजूदगी में तमाम महकमे कर रहे होते हैं, ये आज से नहीं है, कोई 25 साल पहले जो है ये सूरत हाल पैदा हुई थी जब आखिरी दफ़ा ट्रेन आई थी पंजाब एक्सप्रेस और उस पर औरंगी स्टेशन पर फायरिंग की गई थी, नाज़माबाद, बिल्कुल नाज़माबाद के मरकज़ में वहाँ फायरिंग की गई थी और लोग मारे गए थे। तो उस वक्त के बाद से लेकर आज तक वो ख़त्म पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, बंद पड़ी, फिर उसकी पटनियाँ उखाड़ दी गई, फिर ज़मीनों पर कब्जे हो गए, ज़मीनों पर प्लाजे बन गए, और हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आता है कि जनाब फ़ौरन साफ़ करो, वो हर चीज़ को साफ़ करो। साफ़ करे जो अगर सूबाई हुकूमत, तो सूबाई हुकूमत वफाक के इलाकों में कैसे साफ़ कराएगी? इलाके रेलवे के हैं, रेलवे उठाए और जिम्मेदारी और वफाक से कहे कि मुझे फोर्स दो, मैं साफ़ करने जा रहा हूँ, तो सूबे को फोर्स देनी चाहिए, मरकज़ को फोर्स देनी चाहिए, रेंजर्स को लगना चाहिए, तमाम इदारे जाएं और बिल्कुल जहाँ फौज की ज़रूरत हो फौज को ले जाएं, और जहाँ ट्रैक में आ रहे हैं उनको साफ करें, और जो लोग बेघर हो रहे हैं उनको मुतबादिल दें, उनको मुतबादिल दें। असल चीज़ ये है कि होता ऐसा नहीं है। अच्छा उस्मान साहब, वज़ीर आज़म हमेशा ये तो बताते हैं कि MQM ने क्या कराची के साथ किया, पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ क्या किया, लेकिन अब वो क्या करेंगे? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या करेगी कराची के लिए जहाँ से उनको मैंडेट मिला? ये नहीं बताते वज़ीर आज़म, तो ये आप लोग कब बताएंगे प्रॉपरली, सीरियसली, और बैठकर कब काम होना शुरू नजर आएगा कराची वालों को कि वफाक वाकई सीरियस है काम करने के लिए? देखिए मेरे ख्याल में प्रोग्राम के इस सारे दौरानी में मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे कि एक नैरेटिव जो है वो गलत डेंटेड नैरेटिव उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आपको मैं वाज़िया कर दूं कि यहाँ पे किसी गवर्नर राज की बात नहीं, सर ये हम लेकर नहीं जा रहे, मैं आपको वाज़िया कर दूं, ये नैरेटिव हम बिल्डअप नहीं कर रहे, ये फिरदौस नकवी साहब के बयान के बाद बिल्डअप हुआ। नहीं सुमैया, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि कहीं देखिए पहली बात मैं आपको बताऊं, गवर्नर राज की बात नहीं की जा रही, बात की जा रही है कि आइन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज सबसे बेहतरीन अमन जमहूरी हुकूमत मौजूद है जो ख़ानदानी बादशाहत को रिप्रेजेंट नहीं करती, जो सही मानों में लोगों के वोट लेके आके वोट की ताकत का अपने वज़ीर आज़म के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों से इजहार कर रही है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि कराची का दुख ये है कि कराची में बारिश हो तो बेइंतहा पानी आता है, और जब पानी आता है तो किसी को शर्म तो बिल्कुल नहीं आता। फिर आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, कोई बात जो हम कर रहे हैं वो मावराए आइन नहीं कर रहे। आज मुल्क में मावराए आइन कुछ नहीं हो रहा। आइन कह रहा है कि 149, मेरे ख्याल में आरिफ भाई आप हमारे साथ हैं कि नहीं, वो पूरी तरह इस बात को एलेबोरेट नहीं कर पाए। आइन उसके अंदर इंतज़ाम के मौके देता है, अगर जस्ट इन केस कि अगर सूबाई हुकूमतें किसी जगह पे ऐसे इंतज़ाम करने से कासिर नज़र आ रही हैं और इंतज़ाम करना ज़रूरी है, आइन वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो वहाँ पे आए और आइनी तौर पे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए काम करे। अब मैं आपको $1 मिलियन क्वेश्चन जिसकी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा उसका भी जवाब दे दूँ। वो सवाल ये है कि अगर सिंध हुकूमत यहाँ मरकज़ में आती है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करती है, अगले दिन जाके चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वजह क्या है? देखिए अगर तो सिंध हुकूमत ये समझती है कि वफाक उनको अरबों रुपए दे दे और वो किसी रेडी वाले फालूदे वाले के अकाउंट से बरामद हो जाए कल को, ये नहीं होगा। हम एक निज़ाम के तहत पैसा देंगे अगर मरकज़ देगा तो, और उसकी बेहतरीन मिसाल जैसे अभी आपने लगारी साहब भी कह रहे थे कि आप नीचे की हुकूमतें हैं, दिसंबर के अंदर आ रहा है आपका बल्दियाती इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये मत समझे सिंध की हुकूमत भुट्टो सरकार के हम उनको पैसा देंगे और वो रेडी वाला पापड़ वाला लांचों में नहीं, तो आप कोई निजाम रखिए ना, बैलेंस करना है, लेकिन ये तो कोई शर्त नहीं है ना कि आप पैसा ही ना दें, तो वो तो कराची के अवाम के लिए उनकी तरक्याती मंसूबों के लिए। सर पॉइंट लेकिन मैं आती हूँ आपकी जानिब, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ अहम गुफ्तगू होगी। हमारे साथ सूबाई वज़ीर अज़रा पेचू साहिबा मौजूद होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अगर हम पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की बात करें
तो खासी मुतमईन कौन सूरत हाल फ़िलहाल तो नज़र आती है। जब से लॉकडाउन खुला है तो लोग भी बहुत ईजी हो गए हैं और लग ऐसा रहा है कि शायद अब कोरोना जाने वाला है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है कि कोरोना क्या ख़त्म होने वाला है, कोरोना के ख़त्म होने के इम्कानात हैं, या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कोरोना की दूसरी या तीसरी लहर आ सकती है जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर हमने एहतियात नहीं की तो क्या वाकई ऐसा ही है कि जो कोरोना की सिचुएशन बेहतर हुई है वो उसमें वाकई हमारा ही कोई कमाल है कि हमने इस पर सही तरीके से जो इम्प्लीमेंट थे, जो हुकूमती इक़दाम थे वो ठीक थे, या फिर वो टेस्टिंग कम होने की बातें की जा रही हैं वो चीज़ ठीक है। इस तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेशू साहिबा। बहुत शुक्रिया अज़रा साहिबा। पाकिस्तान में मैंने देखा कोरोना केसेस में कमी आ रही है, इसकी क्या वजह है? वाकई कोरोना ख़त्म होने के इम्कानात रोशन हो गए या फिर वजह कोई और है? ड्रामेटिक डिक्रीज जो है, एक तो पहले तो अव्वल रीज़न तो यही है कि हम इतने टेस्ट नहीं कर रहे जितने हमें करने चाहिए। लाखों की तादाद में टेस्ट होने चाहिए, हम हज़ारों में टेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ वजूहात ये हैं कि हमारे पास इतने PCR मशीन्स नहीं हैं, किट्स नहीं हैं, और लोग तीसरी वजह ये भी है कि लोग टेस्ट कराने में कतराते हैं। अच्छा। वो चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई सिम्टम्स भी हो, बुखार हो, पहले तो क्या हो रहा था, लोग अगर बुखार होता था, नज़ला होता था, वो आके टेस्ट कराते थे। अभी क्योंकि उनको अवेयरनेस हो गई है तो वो क्या कहते हैं कि अगर बुखार है, नज़ला है, घर बैठ जाओ 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते में ये वबा खुद से ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो है हम बाहर निकल के चल फिर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ये टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हम करवा रहे थे लोगों को, ये अभी भी मुफ्त है। अच्छा। लेकिन लोग अभी कतरा रहे हैं टेस्ट करने से, और वो चाहते हैं कि हम बगैर टेस्ट के, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पेशली डेली वेजर्स हैं, जो रोज़ की मजदूरी करते हैं, रोज़ के दुकानदार हैं, वो इसलिए भी टेस्ट नहीं कराना चाहते क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हो जाएंगे तो उनको घर बैठना पड़ेगा, और वो चाहते नहीं है कि उन्हें पता भी पड़े कि उन्हें कोविड है या नहीं है। हम इसलिए कम तादाद में लोग देख रहे हैं पॉजिटिव केसेस, 4% पे हम आ गए हैं। अभी जो हम टेस्ट करते हैं उनमें 4% पे आ गए, पहले 15%, 16% होते थे। हालांकि टेस्टिंग कैपेसिटी सिंध में, दूसरी जगहों का प्रोविंसेस की मैं तो बात नहीं करें, सिंध में वही तादाद रही है टेस्टिंग की जो पहले भी हम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव पेशेंट्स अभी जो नेगेटिव हैं, किसी को ट्रैवल करना है, किसी को मुसाफरत करनी है, किसी को काम से उनकी काम की वजह से उन्हें टेस्ट करवाना है, तो वो ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए। अच्छा। और वो लोग जो सिम्टम्स वाले हैं वो कम आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो इस वजह से हमारी परसेंटेज जो है जो पेशेंट्स की है, तो यानी कि पॉइंट टेकन अज़रा साहबा, यानी कि आपकी ये वजह है कि टेस्टिंग कम हो गई है इसलिए परसेंटेज अब मरीजों की कम है। यानी कि अभी ये हम ये ना समझें कि ये मर्ज ख़त्म हो गया, ये पेंडेमिक चला गया, ये स्टिल हमारे दरमियान ही है, तो एहतियात करनी है। अच्छा, मगर अब लॉकडाउन खुल गया अज़रा साहबा, ख़ुद ज़ाहिर हुकूमत ने फ़ैसला किया, रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, तफरीह मकामात को खोले जा रहे हैं, और ये भी अब 15 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस खोलने की बात हो रही है। आप क्या समझती हैं, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसी जगहों को खुलना चाहिए जहाँ से रिस्क फैक्टर बढ़ जाए। हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए जब तक हम कोविड से फारिग न हो जाएं। हमारे स्कूल्स हाईएस्ट रिस्क पे होंगे। हमने दूसरे मुल्कों में भी देखा है कि स्कूल्स जब खुले हैं तो वहाँ इन्फेक्शन फैला है। क्लोज कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे शादी हॉल्स हैं या क्या कोई और तकरीब है, उसमें मर्ज़ का फैलना ज़रूरी बहुत रिस्की होता है और मर्ज़ फैल सकता है। स्कूल जगह है जहाँ बच्चे बहुत करीब बैठते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ जो है बहुत करीब होके बात करते हैं, एक दूसरे के बगलगीर भी होते हैं और हाथों में हाथ डाल के भी चलते हैं। और बच्चों को जो है उनके ऊपर आप कितनी सख्ती कर सकते हैं कि वो इस तरीके का सोशल बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करें। ये एक तो साइकोलॉजिकली भी गलत है कि हम बच्चों को कहें कि वो कुर्बत जो है एक दूसरे से नहीं रखें। और दूसरा ये है कि आप उनकी हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे कहें कि नहीं आप किसी से हाथ न मिलाएं या आप गले न मिलें या आप
एक दूसरे के साथ जो है करीब होके ना बैठें और गुफ्तगू इतने करीब होके ना करें, तो उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है कि यू आर टेलिंग देम कि आप इस तरीके से बिहेव करें कि आप सोशलाइज ना करें। और बच्चे जो है सोशलाइज करना उनकी फितरत में, इंसान की फितरत में सोशलाइज करना है। तो बच्चों को जितना आप रोकेंगे उतना उनके लिए भी ख़राब है, और जितना आप करना भी चाहें नहीं रोक सकते तो सेहत की वजह से उनके लिए खराबी है। तो मैं समझती हूँ स्कूलों का खुलना इस वक्त या सितंबर 15 को बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लगारी साहब, अभी जो अजरा साहब बात कर रही हैं, पहले तो उन्होंने टेस्टिंग की बात की कि अब बार बार मीडिया ये बात कर रहा था, हमने खबर भी कई दफ़ा चलाई कि ये टेस्टिंग कम कर दी है हुकूमत ने, चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे दीगर हुकूमतें हों। तो आज उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जी जितनी टेस्टिंग हो रही थी अब नहीं हो रही है, और सेकेंडली वो बिल्कुल सही नहीं समझती हैं कि स्कूल्स खुले हैं। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, उसके लिए जितनी एहतियात आप कर सकते हैं तो वो तो ज़रूर करनी चाहिए आपको, इसलिए कि तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन तालीम से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी ज़रूरी है और उनका सेहतमंद रहना ज़रूरी है। अगर उनकी सेहत को खदशात लाहक हैं तो फिर तो आपको पूरा इंतज़ाम करना चाहिए कि उन्हें दोबारा या किसी भी सूरत में वो मर्ज़ या वो वायरस लौट ना आए, लौटा ही नहीं है तो फिर वो ज़्यादा ना फैले। अभी तक तो सूरत हाल का किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। देखें, बीमारी का वो जो प्रेशर था, चूँकि वजूहात कुछ भी रही हूँ, वो नहीं रहा है जो आज से 1 महीना पहले था, बिल्कुल वो कम हुआ है। हम तो ये सुन रहे थे कि अगस्त में कोई क़यामत खेज़ सूरत हाल होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने कहा था कि 12 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो कोरोना में मुब्तला होंगे और वहाँ 20 लाख से ज़ायद केसेस होंगे। सुपीरियर कॉलेज लंदन ने कहा था कि जनाब 80,000 से 1.5 लाख रोज़ाना के हिसाब से लोग जो हैं अमवात होंगी उनकी, और वो फौत होते जाएंगे। तो वो सूरत हाल अब खुदा न खास्ता नहीं है। हम जाते हैं और हम जाकर देखते भी हैं कब्रिस्तानों पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कितने लोग एडमिट हैं। मेरे ख्याल में ये भी देख लेना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में कितने लोग हैं। ये है कि पेंडेमिक कम हुआ है, और ये नहीं समझना चाहिए कि ख़त्म हुआ है। भाई अगर बरतानिया में लोग जो हैं वो नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आए हैं और तालीमी इदारे नहीं खुले हैं, अगर जर्मनी में और इटली में और फ्रांस में तालीमी इदारे नहीं खुले हैं, तो हम तो भाई बहुत बड़े बादशाह नहीं हैं कि बच्चों का रिस्क लें। असल बात यह है कि पहले ये देखना होगा कि क्या हम उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, क्या ये हमारी स्कूल इंतज़ामिया के और ईजी भी इतना नहीं लेना चाहिए। फिलहाल ये ज़ाहिर है ये जो वायरस है ये हमारे दरमियान ही मौजूद है। लगारी साहब, ब्रेक में ले लूँ, वापस आऊँगी तो अजरा पेचू साहिबा से मज़ीद भी कुछ और भी इशूज़ पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।